नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एकेडमी आपके लिए लेकर के आई है 30 कदम सीरीज, जिसमें हम 30 दिनों तक 30 टॉपिक पर आधारित प्रत्येक विषय पर 30-30 एमसीक्यूज लेने वाले हैं। और अब तक इस सीरीज में हमने देखा है कि मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में हमने हमारे मैथ्स के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और हम आगे बढ़ चुके हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में भी अब तक हमने कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब्स एंड डाइस और वेन डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट, और इसी के साथ ही साथ हम रैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे सीरीज से अभी जुड़े हैं तो आप इन वीडियोस का लाभ प्लेलिस्ट में जाकर के उठा सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट एंड रैंकिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ लेते हैं पहला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग में। देखिए क्या कह रहा है कि P, Q, R एंड S आर प्लेइंग कैरम। P, Q, R, S जो है चार व्यक्तियों के बारे में बताया है और ये बताया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग कैरम खेल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी दी हुई है कि P, R एंड S, Q आर पार्टनर्स। P, R और S, Q जो है वो क्या है, जोड़ीदार हैं। S is sitting to the right of R who is facing west, in which direction Q is facing। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि P, Q, R और S कैरम खेल रहे हैं। P, R और S, Q साझेदार हैं। S R के दाईं ओर बैठा है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। Q किस दिशा के सम्मुख है, Q का मुख किस दिशा की ओर है, ये हमें बताना है। तो जैसा कि कह रहा है प्रश्न में कि ये चार इन्वॉल्व हैं कैरम खेलने में, तो आइए इनकी बैठक व्यवस्था बनाते हैं। जब ये चार लोग कैरम खेलेंगे तो हमने एक बोर्ड बना लिया, कैरम का बोर्ड बना लिया, और कुछ इस तरीके से कैरम का बोर्ड होता है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए कैरम जब खेला जाता है तो कैरम की विशेषता ये होती है कि हर एक व्यक्ति ऐसे सेंटर में बैठा होता है और कैरम खेलते वक्त सभी का मुख, चार लोगों के द्वारा कैरम खेला जाता है, और इन चारों का मुख जो है, अगर उसकी बात करें तो इन चारों का मुख जो है वो कहाँ होगा, तो केंद्र की ओर होगा। सभी के सब कहां देख रहे हैं, तो टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और निकल करके आती है कि जब ये लोग कैरम खेल रहे हैं, इन सभी का मुख केंद्र की ओर तो है, पर सभी जो है वो अलग अलग दिशाओं की ओर देख रहे हैं। जैसे कि यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति इस डायरेक्शन में देख रहा है, और हम जानते हैं कि हमारा डायरेक्शन, जैसे कि ऊपर अगर हम देखें तो होता है नॉर्थ, नीचे की ओर अगर देख रहा है तो होगा साउथ, इधर अगर देख रहा है तो ये हो जाएगा वेस्ट, और यहां पर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो जो व्यक्ति यहां पर बैठा है वो इस दिशा की ओर देख रहा है, और देखा जाए ये डायरेक्शन कौन सा होता है, तो यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति वेस्ट की ओर देख रहा है। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति वो कहां देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, और वो डायरेक्शन कौन सा होता है, ईस्ट होता है। इस डायरेक्शन की ओर जब आप बात करते हैं, व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है, और नीचे की ओर हमारा साउथ का डायरेक्शन होता है, और यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति ये ऊपर की ओर देख रहा है, यानी वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। और ठीक इसी में हमको क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में चार लोग कैरम खेल रहे हैं, P, Q, R और S। P, Q, R और S ये चार लोग कैरम खेल रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर P, R और S, Q जो है वो क्या है, वो जोड़ीदार हैं। P, R और S, Q क्या है, पार्टनर्स हैं। और याद रखिएगा कि कैरम जब लोग खेलते हैं ना, तो पार्टनर्स जो हैं वो ऑपोजिट बैठते हैं, एक दूसरे के विपरीत बैठते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि P के विपरीत में R बैठा है, P के ऑपोजिट में कौन बैठा है, R बैठा है, और S के ऑपोजिट में कौन बैठा है, Q बैठा है। और आगे कह रहा है कि S is sitting to the right of R who is facing west। फिर से ध्यान दीजिएगा, S R के दाईं ओर बैठा है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। ये वर्ड जो आपको दिख रहा है, हिंदी में दिया हुआ है जिसका, और इंग्लिश में दिया हुआ है हु। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन यहीं पर होता है, और देखा जाए तो डाउट यही वर्ड क्रिएट करता है कि ये जिसका जो है ये किसके लिए यूज कर रहा है, ये S के लिए यूज कर रहा है कि ये R के लिए यूज कर रहा है। तो आइए समझते हैं इस बात को कि जब
जब भी आपके प्रश्न में ये जिसका वर्ड आए, या कभी कभी जो है हमको प्रश्न में जो वर्ड भी देखने को मिलता है, जो, जिसका, जिनके, जब भी ये वर्ड आए, और इंग्लिश में देख लेते हैं हु कह रहा है, हुज कह रहा है, हु कहे चाहे हुज कहे, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो, जिसका, जिनके, ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बात करता है। किसके लिए बात करता है? तो ये बात करता है सेकंड पर्सन के लिए। तो सेकंड पर्सन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सेकंड पर्सन से हमारा तात्पर्य है कि जिसका नाम पहले लिया वो फर्स्ट पर्सन, जिसका नाम बाद में लिया वो सेकंड पर्सन। तो ये जिसका वर्ड जो है वो सेकंड पर्सन के लिए इंडिकेट कर रहा है, यानी किसका मुख पश्चिम की ओर होगा? तो सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कौन है? आर। तो आर का मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो चलिए, आर का मुख अगर पश्चिम दिशा की ओर है तो यहां बैठा व्यक्ति तो पूर्व की ओर देख रहा है, यहां बैठा व्यक्ति जो है अगर यहां पर व्यक्ति बैठा है तो वो उत्तर की ओर देख रहा है, यहां बैठा व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहा है, और यहां पर बैठा व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है। और दिए गए कंडीशन में आर जो है उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अगर आर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठा है, आर यहां पर अगर बैठा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आर का ये वाला साइड हो जाएगा दायां साइड, आर का ये हो जाएगा दाईं ओर यानी राइट साइड हो जाएगा, ये वाला साइड होगा उसका राइट, और आर का ये वाला साइड हो जाएगा लेफ्ट। और प्रश्न में दिया है कि एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है, एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है। आर अगर यहां पर बैठा है, दाईं ओर ये होगा, तो यहां पर बना लेंगे किसका स्थान? एस का स्थान। तो इस तरीके से हमने आर को भी बना लिया और एस को भी बना लिया। और चूंकि प्रश्न में दिया है कि पी आर जोड़ीदार है, तो पी आर जोड़ीदार से मतलब है कि पी जो है वो आर के विपरीत होगा, एस क्यू जोड़ीदार है तो एस जो है वो क्यू के विपरीत होगा, या क्यू जो है वो एस के विपरीत होगा। और इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर चारों की व्यवस्था बना ली। पी जो है वो यहाँ पर बैठा है, एस जो है वो यहाँ पर बैठा है, क्यू जो है वो यहाँ पर बैठा है, और आर जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा है। और इस तरीके से अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच डायरेक्शन क्यू इज फेसिंग, क्यू कौन सी दिशा की ओर देख रहा है? तो क्यू जो है वो ऊपर की ओर देख रहा है, और ऊपर होता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र गोल घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। कैनी डैनी के बाईं ओर बैठा है, माइकल बॉबी और जॉनी के बीच में बैठा है, कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर बैठा है। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? हु इज टू द राइट ऑफ माइकल? 6 फ्रेंड्स आर प्लेइंग कार्ड्स। तो याद रखिएगा, जब भी ताश खेलने की बात करेगा ना, तो हमेशा याद रखिए जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ताश जो है वो एक गोल घेरे में बैठकर खेला जाता है। ताश एक ऐसा खेल है जिसे हम गोल घेरे में बैठकर खेलते हैं। तो सबसे पहले तो एक गोल घेरा बना लेंगे, और इस गोल घेरे में आप 6 लोगों की व्यवस्था कर दीजिए। 6 लोगों को आमने सामने बैठाइए। तो ये बना लिया हमने 2 लोगों की व्यवस्था, ये हो गया 3, और इसके विपरीत में ये हो गया 4। यहाँ पर बना लिया 5वां व्यक्ति, और यहाँ पर बना लिया 6वां व्यक्ति। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब गोल घेरे में बैठकर ताश खेला जाता है तो सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर होगा। सबके सब कहाँ देख रहे होंगे? टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे होंगे, क्योंकि उल्टा बैठकर तो ताश खेला जा नहीं सकता। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो क्या जानकारी दी है कि कैनी जो है वो डैनी के बाईं ओर बैठा है। कैनी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डैनी। कैनी डैनी के बाईं ओर बैठा है, यानी जहां पर भी डैनी बैठा है, जहां पर भी डैनी का लेफ्ट साइड है, उसके राइट साइड में कौन है? कैनी है। तो चलिए सबसे पहले व्यवस्था बना लेते हैं किसकी? डैनी की। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बैठाएं तो कहां बैठाएं? 6 सीट है, किस सीट में बैठाएं? तो देखिए, जब भी प्रश्न आए गोल घेरे का, तो गोल घेरे में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गोल घेरे में कोई भी पोजीशन फर्स्ट नहीं होता, कोई भी पोजीशन लास्ट नहीं होता। आपकी जहां इच्छा आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है डैनी को यहां पर बैठा देते हैं। तो यहां पर बना दिया हमने डैनी, तो ये हो गया डैनी। और डैनी अगर यहां पर बैठा है,
केंद्र की ओर देख रहा है तो हम कह सकते हैं ये होगा डैनी का लेफ्ट साइड और ये होगा डैनी का राइट साइड। डैनी का बायां ओर इस तरफ होगा, डैनी का दायां ओर इस तरफ होगा। प्रश्न में दिया है कैनी डैनी के बाईं ओर बैठा है, तो डैनी के बाईं ओर आप किसे बना ले, तो डैनी के बाईं ओर जो है आप कैनी को बना ले। यहां पर बैठा देते हैं किसको, कैनी को। तो हमने डैनी बना लिया, हमने कैनी बना लिया। पढ़ते हैं प्रश्न को आगे। माइकल इज सिटिंग बिटवीन बॉबी एंड जॉनी। माइकल जो है वो बॉबी और जॉनी के बीच में बैठा है, पर व्यवस्था में ना तो माइकल बना है अभी, ना तो बॉबी बना है और ना तो जॉनी बना है। तो हम इस जानकारी को यहीं पर छोड़ते हैं, दोबारा इस पर आएंगे। आगे आते हैं। रॉजर इज सिटिंग बिटवीन कैनी एंड बॉबी। रॉजर इज सिटिंग बिटवीन कैनी एंड बॉबी। कैनी अगर यहां पर बैठा है और रॉजर जो है वो कैनी और बॉबी के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब कैनी यहां है, तो डेफिनेटली यहां पर कौन आएगा, तो यहां पर बॉबी आएगा। क्यों आएगा, तभी तो हम कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर को बैठा पाएंगे। तो निश्चित रूप से कैनी यहां है तो बॉबी यहां आएगा और रॉजर यहां आएगा, ताकि बॉबी और कैनी के बीच में हम रॉजर की व्यवस्था कर सकें। अब आते हैं पुराने इंफॉर्मेशन में, जहां दिया था कि माइकल इज सिटिंग बिटवीन बॉबी एंड जॉनी। तो बॉबी अगर यहां है तो यहां जॉनी को बैठाने से, यहां पर जॉनी की व्यवस्था करने से अब हम बीच में माइकल को बैठा सकते हैं, क्योंकि यह जानकारी दी है कि माइकल इज सिटिंग बिटवीन बॉबी एंड जॉनी। तो इस तरीके से हमने इन 6 मित्रों की व्यवस्था कर ली। और अब पूछे गए प्रश्न पर ध्यान देते हैं। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ माइकल। माइकल के दाईं ओर कौन है, तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, माइकल केंद्र की ओर देख रहा है। अगर माइकल यहां देख रहा है तो डेफिनेट सी बात है माइकल का राइट साइड यहां होगा और ये होगा माइकल का लेफ्ट साइड। माइकल के राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो माइकल के राइट हैंड साइड पर हम देख सकते हैं इस व्यवस्था के अनुसार कौन बैठा है, बॉबी बैठा है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉबी। बॉबी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। एक बात और याद रखिएगा, सर्कल था, सर्कल में मैंने आपको बताया कि आप जो है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिएगा कि 5 विषयों PQRST की परीक्षाएं आयोजित की गई, जिनमें X, Y तथा Z छात्रों ने भाग लिया। इनमें X केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा, अंडरलाइन करेंगे, X केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा और उनमें Y और Z ने भाग नहीं लिया। उनमें Y और Z ने भाग नहीं लिया। X केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा है और उनमें Y और Z भाग नहीं लिए, इसका मतलब X अकेले पेपर देता है। जिन पेपर में X बैठता है उन पेपर में Y नहीं बैठता, जिन पेपर में X बैठता है उन पेपर में Z भी नहीं बैठता। इसका मतलब X अकेले पेपर देता है, X के साथ में कोई भी शामिल नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। P तथा Q विषयों में, P तथा Q विषयों में से प्रत्येक में 2 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। P और Q ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 2 स्टूडेंट जो है परीक्षा में बैठे। T में केवल 1 छात्र परीक्षा में बैठा, T में केवल 1 छात्र परीक्षा में बैठा और वह Q में भी बैठा। T में वही छात्र परीक्षा में बैठ रहा है जो छात्र Q में भी बैठा है। और यदि Z ने केवल 2 विषयों में परीक्षा दी तो बताएं Y ने किन किन विषयों में परीक्षा दी। हमसे पूछा गया है कि हमको ये बताना है Y कौन कौन से सब्जेक्ट में पेपर दे रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर एक टेबल का निर्माण कर लें। टेबल का निर्माण कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ जहां पर बात कर रहा है 5 विषयों की PQRST की और एक तरफ बात कर रहा है 3 छात्रों की, तो क्यों ना हम छात्र और विषय को लेकर एक टेबल का निर्माण करें। तो आइए देखिएगा कैसे हम जो है टेबल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं P, यहां पर लिख लेता हूं Q, यहां पर R, S और T, ये हमने लिख ले विषय। और इन्हीं विषय पर कौन कौन, तो इन्हीं विषयों पर 3 छात्र पेपर दे सकते हैं, X, Y और Z। तो इस तरीके से हमने एक टेबल का निर्माण कर लिया। देखिएगा अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम इन प्रश्नों का उत्तर इस टेबल के मदद से देने वाले हैं। किस प्रकार, तो सबसे पहले तो गिवन डेटा पे ध्यान दीजिए। गिवन डेटा क्या क्या दिया है, क्यों ना उन जानकारियों को पहले लिख लें।
तो यहां पर हमको यहां पर किसकी जानकारी मिल रही है, सब्जेक्ट्स की जानकारी मिल रही है। तो ये इंफॉर्मेशन है किसका, सब्जेक्ट्स का। और नीचे अगर हम देखें तो हमको स्टूडेंट्स की जानकारी मिल रही है। तो यहां पर डाउनवर्ड अगर हम जाएं तो हमको XYZ स्टूडेंट मिल रहे हैं। और इनसे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दिया है इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, X सबसे पहले कह रहा है X केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा, यानी X जहां जहां परीक्षा में बैठेगा, P में, Q में, R में, S में, T में, वहां पर हम टिक लगाते जाएंगे। और इस प्रकार X केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा है, यानी X के रो में, इस पूरे रो में 2 टिक आने वाले हैं। तो यहां पर केवल 2 टिक आएगा। हम नोट कर लेते हैं कि X के रो में 2 टिक आना चाहिए। आगे बात कर रहा है कि P तथा Q विषयों में, देखिए P तथा Q विषयों में से प्रत्येक में 2 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। P और Q ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें प्रत्येक में 2 छात्र परीक्षा में बैठे हैं। P में 3 छात्र बैठ सकते थे, लेकिन P में कितने छात्र परीक्षा में बैठे हैं, 2 छात्र परीक्षा में बैठे। Q में भी 3 लोग बैठने की व्यवस्था है, पर Q में भी 2 ही लोग परीक्षा में बैठे। आगे देखिएगा, P तथा Q विषयों में प्रत्येक में 2 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। T में केवल 1 छात्र परीक्षा में बैठा। T में 3 छात्र बैठ सकते थे, पर T में केवल 1 छात्र परीक्षा में बैठा, और वह Q में भी बैठा। जो भी विद्यार्थी T में बैठा है वो Q में भी बैठा है। और यदि Z ने केवल 2 विषयों में परीक्षा दी, तो Z में भी 2 टिक आने वाला है। ये जो Z है, ये Z 5 विषयों में पेपर दे सकता था, लेकिन Z जो है केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा। ये जानकारी हमको प्राप्त है। और आगे कह रहा है कि बताएं Y ने किन किन विषयों में परीक्षा दी। तो अब प्रयास करते हैं इन इंफॉर्मेशंस के मदद से इस टेबल को कंप्लीट करने का। तो देखिए, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि X केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा और उनमें Y और Z ने भाग नहीं लिया। इसका मतलब है कि X ना तो Y के साथ बैठेगा, X ना तो Z के साथ बैठेगा, यानी कि X अकेले पेपर देता है। तो कौन 2 लोग हैं जो साथ में पेपर दे सकते हैं, तो Y और Z। X ना तो Y के साथ जाएगा, X ना तो Z के साथ जाएगा, पर Y और Z एक साथ पेपर दे सकते हैं। और P विषय के लिए अगर आप देखें तो P में 2 टिक आना चाहिए, 2 विद्यार्थी आने चाहिए। तो कौन 2 विद्यार्थी एक साथ पेपर दे सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा Y और Z। और जहां पर Y और Z आ गए वहां पर X नहीं आएगा, यहां पर X नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं, सेम चीज Q के साथ भी होने वाली है कि Q में भी 2 विद्यार्थी बैठेंगे और वो 2 विद्यार्थी होंगे Y और Z, क्योंकि X Y के साथ पेपर नहीं देता, X Z के साथ पेपर नहीं देता, इसीलिए Y और Z एक साथ पेपर दे सकते हैं। आगे यहां पर X को यहां पर भी कैंसिल आप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो एक इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि Z केवल 2 विषयों में परीक्षा में बैठा और Z के 2 विषय तो आ गए। तो आगे के उसमें क्या कर देंगे, हम छोटा सा क्रॉस बना लेते हैं। आगे Z ने किसी भी विषयों में परीक्षा नहीं दी। पुनः आते हैं, एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि T में 1 छात्र परीक्षा में बैठेगा। तो T में अब 2 छात्र बच रहे हैं, X और Y, और X और Y में T में कौन बैठेगा, तो ये लाइन दी हुई है कि T में केवल 1 छात्र परीक्षा में बैठा और वह Q में भी बैठा। तो ये T सब्जेक्ट ऐसा है, उसमें वही स्टूडेंट आएगा जो Q में बैठा है। Q में X तो बैठा नहीं है, Q में Y बैठा है, तो T में भी जो है Y बैठ सकता है। तो T में टिक लगा दीजिए और Y के रो में भी टिक लगा दीजिए। इस तरीके से जहां पर Y आ गया वहां पर X नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं, X एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने 2 विषयों में परीक्षा दी। X के लिए 2 ही जगह बच रहा है, तो यहां पर टिक लगा दीजिए X के लिए, और जहां X आ गया वहां पर तो Y आएगा नहीं। इस तरीके से हमने पूरा टेबल हमारा कंप्लीट कर लिया। और अब हमने देखा कि Y ने किन किन विषयों में परीक्षा दी। तो Y ने P में परीक्षा दी, Q में परीक्षा दी और T में परीक्षा दी। तो Y ने 3 विषयों में परीक्षा दी, P, Q और T। देखिए कौन सा विकल्प बता रहा है आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है P, Q, T। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज P, Q एंड T। तो इस तरीके से अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए अगर एक टेबल का निर्माण कर सकते हैं, तो हम कोई भी प्रश्न जो हमसे पूछा जाए उसका सही जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर आप देखेंगे तो एक डेटा हमको दिया हुआ है कि A, B, C, D, E, F, G और H एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर खड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देते कि उनका मुख
मुख किस दिशा में है। हमको यहाँ पर बता दिया है कि ABCDEFG और H देखा जाए तो कितने लोगों की बात कर रहा है, तो 8 लोगों की बात कर रहा है, और ये 8 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख कर खड़े हैं। B G का पड़ोसी नहीं है। यहां पर एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया, कह रहा है B G का पड़ोसी नहीं है। चलो इस बात को अब नोट कर लेते हैं कि B जो है वो G का पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी B G के बगल में नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो इसके इस साइड आ जाए, क्योंकि दोनों ही केस में वो उसका पड़ोसी है और B G का पड़ोसी नहीं हो सकता। F G के ठीक दाएं है और E का पड़ोसी है। F जो है वो G के ठीक दाएं है और E का पड़ोसी है। G अंतिम छोर पर नहीं है, G लास्ट पोजीशन पर नहीं है। A E के बाएं से छठा है और H C के दाएं से छठा है। उपरोक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? हमको सही का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को बनाएं कैसे। देखिए, अगर हम देखा जाए तो जनरली सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में स्टूडेंट का 2 अप्रोच रहता है। जैसा मैंने अब तक के देखा है तो स्टूडेंट 2 अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बच्चों ने देखा कि भाई 8 लोग हैं तो बच्चे क्या करते हैं, 8 लोगों की व्यवस्था ऐसे बना लेते हैं। 3 ये हो गया, 3 6 और ये 2 8 सीट पहले ही बना लेते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, तो कुछ बच्चे क्वेश्चन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि अगर दिया है कि F G के ठीक दाएं हैं तो उन्होंने क्या कर लिया, ये G बना लिया। G उत्तर की ओर देख रहा है, ये लेफ्ट, ये राइट, और इस तरफ F बना लिया। और इसी के साथ साथ क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं, पहले से सीट की व्यवस्था वो नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये देखा है कि जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कौन सा अप्रोच हमें फॉलो करना चाहिए। आज के बाद आपको किसी भी प्रश्न में तकलीफ नहीं होगी, दोनों अप्रोच अपने अपने जगह सही है, पर कौन से क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच काम आएगा इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके प्रश्न में, अगर आपके क्वेश्चन में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कोने के सीट पर कौन बैठा है, कॉर्नर्स पर कौन बैठा है, एक्सट्रीम एंड्स पर कौन बैठा है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है तो आप बिल्कुल पहले से सीटों का निर्माण कर ले। अगर आपको कॉर्नर्स का इंफॉर्मेशन मिला है, अंतिम छोरों का, एक्सट्रीम एंड्स का आपको अगर इंफॉर्मेशन दिया है कि कोने पर कौन बैठा है, तो निश्चित रूप से आप पहले से सीट बना लें और फिर आप क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पहले से इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो कभी भी पहले से सीट ना बनाएं, अन्यथा आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं अटक जाएगा या आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरे इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको पता नहीं चल रहा कि कोने में कौन बैठा है, तो हम पहले से सीटों का निर्माण नहीं करेंगे। चलिए, तो हम एक एक करके स्टेटमेंट के साथ साथ जो है यहां पर बैठक व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी और जी को अगल बगल नहीं बैठाना। एफ जी के ठीक दाएं बैठा है, जहां पर भी जी बैठा है, जहां पर भी जी बैठा है, मान लेते हैं जी को यहां पर बैठा दिया। जी को एक काम करते हैं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं यहां पर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर मैं बना लेता हूं जी को, यहां पर मैंने बना लिया जी, और जी क्योंकि जी भी इसी पंक्ति में है और वो उत्तर की ओर देख रहा है, तो जी का मुख उत्तर दिशा में होगा, और जी का मुख अगर उत्तर दिशा में है तो ये है उसका लेफ्ट और ये है उसका राइट। और एफ जी के ठीक दाएं बैठा है, इमीडिएट राइट पर बैठा है, तो यहां पर बना लेंगे हम एफ। तो ये हो गया जी के दाईं ओर एफ बैठा है, एफ जी के ठीक दाएं है और ई का पड़ोसी है। ये जो एफ है वो जी के ठीक दाएं बैठा है, साथ ही साथ दाएं बैठने के साथ साथ ये जो एफ है वो ई का पड़ोसी भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। जी अंतिम छोर पर नहीं है। अभी आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि जी एक अंतिम छोर पर आ गया, यही जानकारी ये दे रहा है कि जी अंतिम छोर पर नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली जी के लेफ्ट पोजीशन पर कम से कम एक सीट तो आएगा ही आएगा। जी के लेफ्ट में निश्चित रूप से और भी सीटें आएंगी, कम से कम एक सीट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जी अंतिम छोर पर नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, अगले
स्टेटमेंट की ओर, कह रहा है ए ई के बाएं से छठा है। ए जो है, ए एक ऐसा व्यक्ति है जो ई के बाईं ओर से छठा है, बाईं ओर से छठवें स्थान पर है। तो हमको ई की जानकारी है, ये है ई। ई अगर यहां पर बैठा है, लेफ्ट की ओर देख रहा है, सॉरी, ई अगर यहां पर बैठा है तो ये होगा उसका लेफ्ट और ये होगा उसका राइट। ई के लेफ्ट से सिक्स्थ पोजीशन पर ए है, तो ई के लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन ये, सेकंड पोजीशन ये, थर्ड पोजीशन ये। फिर से गिनती देखिएगा, ई के लेफ्ट पोजीशन से ये हो जाएगा फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, और यहां पर हो जाएगा थर्ड लेफ्ट, ये हो जाएगा फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, और ये हो जाएगा सिक्स्थ लेफ्ट। यहां पर कौन बैठा है? यहां पर ए बैठा है। ई के बाईं ओर से छठवें स्थान पर ए है, ए ई के बाएं से छठा है, ई के बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस प्रकार हमने ए का पोजीशन भी बना लिया। वापस आते हैं बैठक व्यवस्था पर। अगर आप ध्यान देंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब तक आपने 7 सीटों का निर्माण कर लिया। टोटल 8 लोग हैं, एक सीट और बनाना है। पर अब ये डाउट क्लियर हो गया कि वो एक सीट जो है वो या तो ए के लेफ्ट में बनेगा या तो ई के राइट में बनेगा। बीच में अब नया सीट नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसे में ए ई के बाएं से छठा है, ये पोजीशन बिगड़ जाएगी और ये पोजीशन आप बिगाड़ नहीं सकते। तो आगे बढ़ते हैं अगले लाइन की ओर। अगला स्टेटमेंट हमको क्या कह रहा है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है एच सी के दाएं से छठा है। एच जो है वो सी के दाएं से छठा है, ना तो एच का पोजीशन ना तो सी का पोजीशन। अब क्या करें? अब तो हम अटक गए। तो हम क्या करते हैं, हम एक हिट एंड ट्रायल करते हैं। एच सी के दाएं से छठा है, जहां पर भी सी बैठा है उसके दाएं ओर से छठवें पोजीशन पर सी है। तो क्यों ना हम प्रयास करें कि एक बार सी को यहां बैठा के देखें। सी को यहां बैठा कर देखते हैं। सी उत्तर की ओर देख रहा है, ये लेफ्ट, ये राइट, और एच सी के राइट से सिक्स्थ पोजीशन पर है। एच इज सिक्स्थ, एच इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सी। तो राइट ऑफ सी सिक्स्थ पोजीशन, तो राइट ऑफ सी फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहां पर एक सीट का और निर्माण किया तो एच यहां पर बैठ गया। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब 8 सीटों का निर्माण हो गया। एच के लिए नया सीट बना दिया। सी जो है, सॉरी, एच जो है वो सी के दाईं ओर से छठे स्थान पर भी पहुंच गया। आगे आते हैं हमारे पुराने कंडीशन पर। बी जी का पड़ोसी नहीं है, बी जी के पड़ोस में नहीं हो सकता, तो बी को बना लिया यहां पर। अब देखो कौन व्यक्ति बच गया, तो अब हम देखें तो डी बच गया है, डी को बैठा दिया यहां पर। जब भी आप बैठक व्यवस्था के प्रश्न बनाते हैं, आपको बैठक व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार अपने व्यवस्था का पुनः जो है आप जांच कर लें। फिर से आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर खड़े हैं। बी जी का पड़ोसी नहीं है, एफ जी के ठीक दाएं है, एफ जो है वो जी के ठीक दाएं है, और ई का पड़ोसी है। जी अंतिम छोर पर नहीं है। ए ई के बाएं से छठा है, ई के लेफ्ट से छठा है, तो ई के लेफ्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एच सी के दाएं से छठा है, जहां पर भी सी बैठा है उसके दाएं ओर से छठा, तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एच है। और अब हमको बताना है कि कौन सा एक सही है। आते हैं ऑप्शन में, सी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। सी ए के तुरंत बाएं ओर है, तो क्या सी जो है वो ए के तुरंत बाईं ओर है? तो ध्यान दीजिए, अब यहां अगर हम ए को देख रहे हैं, ये ए का लेफ्ट, ये ए का राइट, तो सी ए के तुरंत बाद में तो है, पर यहां पर सी जो है वो ए के तुरंत दाईं ओर है, ये कह रहा है बाईं ओर, तो ये हमारा गलत है। आगे आते हैं अगले विकल्प पर, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ। डी जो है वो बी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है। बी जो है, अगर हम देखें, डी जो है, डी फॉर डेली, डी जो है वो बी और जी का सन्निकट पड़ोसी है, ना कि बी और एफ का। और ये बात कर रहा है बी और एफ की, तो ये भी गलत हो गया। आगे आते हैं तीसरे विकल्प में, जी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी। जी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी पे है। ऐसा है क्या? डी बैठा है उत्तर
उत्तर की ओर देखते हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, और आप देख सकते हैं कि जी का पोजीशन डी के इमीडिएट राइट पर है। तो बिल्कुल सही कथन है, ये हमारा ये जो विकल्प है वो सही हो जाएगा और हमें सही का चुनाव करना था। आगे भी अगर आप देखें तो ए एंड ई आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो एक्सट्रीम एंड्स पर जो है हमारे कौन कौन है, ए और एच है। इस प्रकार ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये एक कॉमन डेटा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहां पर ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि इनका क्रम, बैठने का क्रम यही हो। यह देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच है, सी डी के सम्मुख है, डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है। डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है। हमको फिर इसी पर आधारित 3 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कौन सा एक सत्य होगा, छठवां पूछ रहा है कि कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है, और 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए इसका जवाब ढूंढें। ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के इर्द गिर्द, गोल मेज में बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम एक गोल घेरे का निर्माण कर ले। ये हमने एक गोल घेरा बना लिया, और कितने लोगों की व्यवस्था करनी है, तो 6 लोगों की व्यवस्था हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो गए 2 लोगों की व्यवस्था, ये हो गए तीसरे और ये चौथे की व्यवस्था, ये 5वें की व्यवस्था और ये 6ठे की व्यवस्था। और आगे जो है अगर हम पढ़ें तो देखिए एक चीज़ है, एक डाउट आपके मन में आ सकता है कि भाई मैंने इनका मुख केंद्र की ओर क्यों बना दिया। ना तो ये यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, सिर्फ इतना दिया है कि गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से रखी कुर्सियों पर बैठे हैं, तो ऐसे में मैंने इनका मुख केंद्र की ओर क्यों बनाया। तो देखो इनका मुख केंद्र की ओर भी हो सकता था, इनका मुख केंद्र के बाहर की ओर भी हो सकता था, पर मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ा सी डी के सम्मुख है, और सम्मुख का मतलब सी जो है वो डी को फेस करके बैठा है। तो मैंने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि सभी का मुख केंद्र की ओर होगा, तभी तो ये स्टेटमेंट जो है वो संभव हो सकता है। इसीलिए इन 6 लोगों में मैंने क्या किया, सभी का मुख केंद्र की ओर यहाँ पर बना दिया। आगे आते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह देखा गया है ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है। यह देखा गया है कि ए का पोजीशन कैसा है, यहाँ पर बना लेते हैं ए का पोजीशन कैसा है कि वो डी और एफ के बीच में बैठा है। अब ऐसे में तो दो हमारे संभावनाएं हैं कि ये भी तो हो सकता था। देखिएगा क्या, तो यहाँ पर वापस से मैंने 6 लोगों की व्यवस्था बना ली, और एक व्यवस्था ये कहना कि ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, तो हम ए को यहाँ बना लेते हैं। ये भी तो हो सकता था कि एफ यहाँ हो और डी यहाँ हो, तो बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि दोनों ही स्थिति में ए जो है वो डी और एफ के बीच में है, ए जो है वो डी और एफ के बीच में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी फेसेस डी, सी जो है वो डी के सम्मुख है, तो डी के सामने किसको बना लेंगे, सी को बना लेंगे। यहां पर अगर डी बैठा है तो डी के सामने हम यहां पर सी को बना लेंगे। हम अभी दोनों व्यवस्था को लेकर के चल रहे हैं और देखते हैं आगे दोनों में से कौन सा एक जो है वो गलत प्रूव होता है। आगे बढ़ते हैं। डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं बैठे, डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं बैठे, इसका मतलब डी का पड़ोसी ई नहीं हो सकता, तो हम बना लेते हैं ई को यहां पर आ गया ई, और डी ई के बगल में नहीं हो सकता, तो यहां पर आ गया ई, ये हमने बना लिया ई। अब कौन बच गया, तो बच गया बी, तो बी को बचा हुआ सीट एलोकेट कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा बी। अब देखिए जो कथन दिया है उसके अनुसार तो हमारे पास दोनों व्यवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, ये व्यवस्था भी सही आ रही है और ये व्यवस्था भी सही हो रही है, पर 6 लोग किसी एक समय पर किसी एक व्यवस्था के अनुसार ही बैठ सकते हैं। 6 लोग जो है किसी एक समय पर एक ही व्यवस्था के अनुसार बैठ सकते हैं, या तो व्यवस्था ये होगी या तो व्यवस्था ये होगी, पर हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये व्यवस्था सही है कि ये व्यवस्था सही है। तो अब हम जितने भी हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर दोनों व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 यानी इस कॉमन डेटा का पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य होगा। ए इज ऑपोजिट टू बी, ए बी के विपरीत बैठा है। ए इज ऑपोजिट टू बी है क्या, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है, इसका मतलब ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए बी के ऑपोजिट
नहीं बैठा, ऑप्शन ए गलत है। बी में आ जाते हैं, बी इज ऑपोजिट टू ई, बी जो है वो ई के पड़ोस में है, यहां पर भी बी ई के पड़ोस में है, ये बात कर रहा है कि बी ई के विपरीत है, ये विकल्प भी क्या है, गलत है। आगे आ जाते हैं तीसरे विकल्प पर, सी एंड डी आर एडजेसेंट, सी एंड डी तो सामने आमने सामने बैठे हैं, जबकि ये बात कर रहा है उनके पड़ोसी होने की, एडजेसेंट होने की, तो ये बात भी गलत है। आगे आ जाते हैं डी पर, विकल्प डी ही हमारा सही आंसर होगा क्योंकि 3 ऑप्शन तो गलत है, सही यही होगा। पढ़ भी लेते हैं क्यों सही है भाई, बी एंड ई आर एडजेसेंट, और आप देख सकते हैं बी और ई अगल बगल कुर्सियों पर बैठे हैं, तो डेफिनेटली हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एंड ई आर एडजेसेंट। आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है, कौन सा पेयर अगल बगल बैठा हुआ है, ए एंड बी बैठे हैं क्या, तो देखिए ए एंड बी तो नहीं बैठे, ना तो यहां ना तो यहां, तो ये गलत हो जाएगा। सी एंड ई देखिए, तो सी एंड ई यहां पर अगल बगल और सी एंड ई यहां पर भी अगल बगल हैं, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे बी और एफ भी गलत दिख रहा है, दोनों डायग्राम्स में गलत है, और ए और सी भी हमको गलत दिख रहा है। इस प्रकार हमने इसका भी आंसर पता कर लिया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी एंड ई। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, बी के दाईं ओर से, ध्यान दीजिएगा इस बार दाईं ओर से बात कर रहा है। बी अगर यहां पर बैठा है, बी अगर हमारा यहां बैठा है, केंद्र की ओर देख रहा है, तो बी का ये हो जाएगा राइट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, और अगर बी यहां पर बैठा है तो ये होगा बी का राइट साइड और ये होगा बी का लेफ्ट साइड। अब हमसे पूछ रहा है कि बी के दाईं ओर से, बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, बी के राइट से सेकंड पोजीशन पर, तो ये है बी का राइट, ये है बी के राइट से फर्स्ट पोजीशन, ये है बी के राइट से सेकंड पोजीशन, तो यहां पर तो ए बैठा है, और यहां से अगर देखा जाए तो बी के राइट से ये फर्स्ट पोजीशन, बी के राइट से ये सेकंड पोजीशन, तो यहां पर तो सी बैठा है, यहां पर देखा जाए तो ए आ रहा है, यहां से देखा जाए तो सी आ रहा है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए ए या सी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए और सी, क्योंकि हमको आंसर जो देना है वो दोनों डायग्राम को ध्यान में रख करके देना है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड सी। क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते ए होगा या सी होगा, पर डेफिनेटली ए और सी दोनों में से कोई एक होगा, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लिया, एक डायग्राम के आधार पर आपका ये आंसर और ये आंसर तो मैच कर जाएगा, पर यहां पर अगर आप गलती कर देंगे, आपने अगर ये डायग्राम बनाया होता तो आपका ऑप्शन आता ऑप्शन नंबर बी, और अगर आपने केवल ये डायग्राम बनाया होता तो आपका आंसर आता सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पर जो बच्चा दोनों डायग्राम्स बनाएगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएगा, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए और सी। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी पॉसिबल हो, अगर 2 डायग्राम्स बना रहे हैं, 2 डायग्राम्स बन रहे हैं, दिए गए कथनों के आधार पर अगर 2 डायग्राम्स बन रहे हैं तो अवश्य बनाइए, और दोनों के आधार पर अगर अंत तक के कोई भी एक सत्य नहीं आ रहा तो आपको जो है दिए गए प्रश्नों का उत्तर दोनों को आधार बना करके देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा सवाल दिया गया है, और इस पर आधारित हमको 3 प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। और अक्सर हमारे एग्जाम में हमने देखा है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बड़े क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, कभी भी बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है। क्वेश्चन की लेंथ इसलिए बड़ी होती है क्योंकि क्वेश्चन में जानकारी ज्यादा से ज्यादा दी है, और जिन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा दी गई है, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस इजी हैं, जबकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जो छोटे होते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन हमको कम बताया है, पर ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। बड़े क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन, याद रखिएगा, जैसे ही एग्जाम में आए अटैक करिए। 3 क्वेश्चन पूछा है, आइए प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। तो हमको कह रहा है कि व्याख्याता ए बी सी डी ई एफ और जी विभिन्न शहर हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर से हैं, पर किंतु आवश्यक नहीं है कि इनके
होने का क्रम जो है वो यही हो। जो एक सम्मेलन में शामिल हुए, इनमें से प्रत्येक व्याख्याता अलग अलग विषय, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित और सांख्यिकी, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, का विशेषज्ञ है। इसके साथ ही हमको 7 अन्य जानकारी दी है कि कानपुर का व्याख्याता भूगोल में विशेषज्ञ है, व्याख्याता डी शिलोंग का है, व्याख्याता सी जो दिल्ली का है समाजशास्त्र में विशेषज्ञ है, व्याख्याता बी न तो इतिहास में और न ही गणित में विशेषज्ञ है, व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है हैदराबाद का नहीं है, व्याख्याता एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ है श्रीनगर का है, और व्याख्याता जी जो सांख्यिकी का विशेषज्ञ है चेन्नई का है। तो ये इंफॉर्मेशन हमको दिया है, इस पर आधारित प्रश्न हम अगली स्लाइड में देखेंगे। यहां पर हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ व्याख्याता किस शहर का है, हु इज द एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी, हु इज फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से कौन है। तो आइए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस गिवन डेटा को हम क्या करते हैं, इस गिवन डेटा से हमको क्या क्या जानकारी दी गई है, कौन कौन सी जानकारी मिसिंग है, उसको कंप्लीट करने का प्रयास हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस स्लाइड को थोड़ा सा जो है वो छोटा करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए थोड़ा सा सॉल्व करने का। तो यहां से मैं स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि हम लोग जो है एक जगह बना सके हमारे सॉल्यूशन के लिए। और जैसा मैंने कहा कि बड़ा क्वेश्चन देख करके डरिएगा मत, बड़ा क्वेश्चन मतलब सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और आइए, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है व्याख्याताओं की, उनके शहर की और उनके सब्जेक्ट की, बात कर रहा है लेक्चरर्स की, तो एक कॉलम बना लिया मैंने लेक्चरर का, एक कॉलम में बना लेता हूं उनके सब्जेक्ट्स का, एक कॉलम बना लेता हूं किसका, सब्जेक्ट्स का, और एक कॉलम बना लेता हूं मैं सिटी का। तो सब्जेक्ट, सिटी और लेक्चरर, ऐसा मैंने 3 कॉलम बना लिया। अब आगे जो है हम इसी को कंप्लीट करते चलते हैं। लेक्चरर तो हमको क्लियर है कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा और जी आएगा। तो जी हमारे टोटल देखा जाए तो कितने लोगों की व्यवस्था हमने कर ली है, तो यहां पर हमने 7 लोगों की व्यवस्था कर ली है। अब इन लेक्चरर्स का कौन सा शहर होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, आइए इस इंफॉर्मेशन को भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो जो पहले दिया हुआ है ना, सिर्फ उन जानकारी को पहले लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कानपुर का व्याख्याता भूगोल में विशेषज्ञ है। जो व्यक्ति कानपुर से है वो भूगोल में एक्सपर्ट है। कानपुर से जो है वो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि अभी तो हमको नहीं पता कि कानपुर से कौन है या ज्योग्राफी किसका है, इसीलिए इस बात को हम बचा करके रखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि व्याख्याता डी शिलोंग का है। डी कहां से है, तो डी के शहर का नाम हमको दे दिया है कि डी जो है वो कहां से है, शिलोंग से है। शिलोंग शहर के बारे में पता चल गया हमको। देखिए एक काम करते हैं, शिलोंग के बारे में जानकारी मिल गई ना, तो शिलोंग को यहां से हम काट देते हैं। आगे बात करते हैं, व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, सी के बारे में भी जानकारी मिल गई कि सी कहां से है, तो सी जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली को भी हमने अलॉट कर दिया, दिल्ली को भी यहां से हम काट देते हैं। आगे व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, समाजशास्त्र में विशेषज्ञ है। सी हु इज फ्रॉम दिल्ली इज एन एक्सपर्ट इन समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। तो सी का सब्जेक्ट भी पता चल गया कि सी जो है वो सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट है। आप एक काम करें, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपको कहां दिख रहा है, समाजशास्त्र यहां दिखा, तो हमने इसको भी अलॉट कर दिया। आगे बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की। व्याख्याता बी न तो इतिहास में और न ही गणित में विशेषज्ञ है। व्याख्याता बी जो है, बी आपका ना तो मैथ्स में एक्सपर्ट है, ना ही बी जो है वो हिस्ट्री में एक्सपर्ट है। बी मैथ्स और हिस्ट्री का एक्सपर्ट तो नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है, इसको हम बाद में जो है वो यूज करेंगे। आगे व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है, व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है, ए का सब्जेक्ट हमको मिल गया। ए जो है वो इकोनॉमी में एक्सपर्ट है, अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है। ए जो है वो हैदराबाद से नहीं है, व्याख्याता ए हैदराबाद का नहीं है, ए हैदराबाद का नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं, व्याख्याता एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ है, व्याख्याता एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ है। एफ का सब्जेक्ट भी पता चल गया कि एफ का सब्जेक्ट वाणिज्य है यानी कॉमर्स है। तो व्याख्याता एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ है, कॉमर्स में विशेषज्ञ है, वो कहां से है, तो वो श्रीनगर का है। व्याख्याता एफ के बारे में भी जानकारी बता दिया कि एफ कहां से है, श्रीनगर से है। श्रीनगर भी अलॉट कर दिया, तो भाई यहां से हम जो है श्रीनगर को भी हटा देते हैं। और इसके बाद फिर हमको कह रहा है कि व्याख्याता जी जो सांख्यिकी का विशेषज्ञ है, जी जो है वो स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट है, स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट है, और वो कहां से है, चेन्नई से है।
तो चेन्नई इसको अलॉट कर दिया। तो व्याख्याता जी जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स को काट दीजिए और साथ ही साथ वाणिज्य को भी काट दीजिए, अर्थशास्त्र को भी काट दीजिए, क्योंकि ये सब अलॉट हो चुके हैं। आगे आते हैं हम, चेन्नई भी अलॉट कर दिया हमने जी को, तो चेन्नई को भी काट दीजिए। आगे और क्या क्या हो गया, तो देखिए दिल्ली, शिलोंग, श्रीनगर और चेन्नई, दिल्ली, शिलोंग, श्रीनगर और चेन्नई अलॉट हो गया। इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स ये भी अलॉट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस टेबल को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो अब सब्जेक्ट्स बचे हैं तीन सब्जेक्ट बचे हैं और इन 3 सब्जेक्ट्स में से बी के 2 सब्जेक्ट नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, बी के बारे में हमको बताया था कि बी जो है ना तो गणित पे और ना ही इतिहास का एक्सपर्ट है, तो बी जो है वो मैथ्स और हिस्ट्री का नहीं हो सकता। तो बी के लिए हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट बचे, तो हिस्ट्री नहीं हो सकता, गणित नहीं हो सकता, तो बी के लिए सिर्फ भूगोल बचा। तो क्यों ना हम बी को भूगोल अलॉट कर दें, तो बी को हम सब्जेक्ट दे देते हैं ज्योग्राफी। तो ये हमने बी को सब्जेक्ट दे दिया ज्योग्राफी का, और ये इंफॉर्मेशन दिया है कि जो ज्योग्राफी में एक्सपर्ट है वो कहाँ से है, कानपुर से है। तो बी कहाँ से है, कानपुर से है। तो इस तरीके से कानपुर भी अलॉट हो गया, कानपुर भी अलॉट हो गया, भूगोल भी अलॉट हो गया। अब अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिए 2 शहर बच रहे हैं, 2 शहर बचे हैं हमारे, और उसमें भी एक इंफॉर्मेशन है कि ए हैदराबाद से नहीं है, ए हैदराबाद से नहीं हो सकता। तो आइए ई को अलॉट कर देते हैं हैदराबाद। तो ई कहाँ से होगा, हैदराबाद से होगा। और ए कहाँ से होगा, तो ए के लिए सिर्फ एक ही शहर बच रहा है, हैदराबाद भी खत्म हो गया, यहां से बचा कौन, मुंबई। तो ए को अलॉट कर दिया हमने मुंबई, और इस तरीके से ए का शहर भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखें तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, एक बच रहा है मैथ्स और एक बच रहा है हिस्ट्री। और इसके बारे में हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि दी गई जानकारी के अनुसार हम इतना ही इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि डी का या तो मैथ्स होगा या तो हिस्ट्री होगा, और सेम चीज ई के लिए कहा जा सकता है कि अगर डी का मैथ्स है तो इसका हिस्ट्री, और अगर इसका हिस्ट्री है तो इसका क्या हो जाएगा, मैथ्स। डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। आइए पूछे जा रहे प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं। ये टेबल हमने बना लिया, इस टेबल की मदद से अब हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ व्याख्याता किस शहर का है। जो विशेषज्ञ अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है, जो भी व्यक्ति अर्थशास्त्र में व्याख्याता है, वो किस शहर का है, तो करेक्ट आंसर होगा मुंबई। हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज एक्सपर्ट इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में विशेषज्ञ कौन है, तो देखिए ज्योग्राफी में विशेषज्ञ कौन है, किस व्याख्याता का विषय जो है वो ज्योग्राफी है। तो बी जो है ज्योग्राफी में एक्सपर्ट है, बी जो है वो ज्योग्राफी में एक्सपर्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 में, हु इज फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद से कौन है, तो देखिए हैदराबाद से कौन है, तो हैदराबाद से वापस आ जाते हैं टेबल में। हैदराबाद से कौन है, तो हैदराबाद से ई है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई। इसी के साथ ही हमने इस बड़े से सवाल का सारे सही आंसर दे दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 भी अगर देखा जाए तो ये भी एक कॉमन डेटा क्वेश्चन है। कॉमन डेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक घेरे में बैठे हैं। ए बी के सम्मुख है, बी ई के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है। अब डी अपनी सीट एफ से और ई अपनी सीट बी से बदल लेता है, और इसी आधार पर इसने 3 प्रश्न पूछे हैं। तो क्यों ना हम सीधे अटैक करते हैं और व्यवस्था बनाते हैं। गोल घेरे में बैठे हैं ये लोग, तो हमने एक गोल घेरा बना दिया। एक बार ध्यान तो दीजिए कि कितने लोग हैं ये लोग टोटल। तो ए से लेकर टोटल कहां तक, 6 पर्सन्स। अच्छा, प्रश्न में दिया हुआ है 6 पर्सन्स है, तो 6 लोगों की व्यवस्था करनी है, तो 6 लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं। और क्योंकि प्रश्न में बताया है कि सी, यहां पर देखिएगा कहां पर,
ए बी के सम्मुख है, इसी लाइन से हम समझ जाएंगे कि ये लोग टुवर्ड्स द सेंटर बैठे हैं। तो इस तरीके से हमने सभी का मुख केंद्र की ओर लेकर के चला। ए बी के सम्मुख है तो ए जो है वो बी के सम्मुख है। ए कहाँ बैठा है तो ए जो है वो बी के सामने बैठा है। तो बना लेते हैं ए को, ये बना लिया ए और यहाँ पर बना लिया बी। ए बी के सम्मुख बैठा है। बी ई के दाईं ओर है, बी जहां पर बैठा है वो ई का दाईं ओर है। तो यहां पर बना लेते हैं ई, ताकि ई जब सेंटर की ओर देखे, ये है राइट उसका, ये हो जाएगा ई का राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, और ई के राइट में कौन है, बी है। बी ई के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है। यही बी जो है वो ई के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है। तो यहां पर हमने बना लिया सी, और सी का ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। तो सी के बाईं ओर बी को बैठा दिया। आगे कह रहा है सी डी के बाईं ओर है, सी जो है वो डी के बाईं ओर है। डी अगर यहां बैठा है तो ये डी का लेफ्ट, डी का राइट, और डी के बाईं ओर कौन है, सी है। इस तरीके से हमने डी को भी बना लिया। और अब कौन बचा, तो ए बी सी डी ई बना लेंगे हम हमारा अंतिम व्यक्ति, दैट इज एफ। आगे अगर आप देखें तो क्वेश्चन यहां पर एंड नहीं हुआ। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि डी अपनी सीट एफ से, डी जो है वो अपनी सीट क्या किया, एफ से बदल लिया। तो डी के स्थान पर एफ को ला लीजिए और एफ के स्थान पर डी को ला लीजिए, और बी अपनी सीट और ई अपनी सीट बी से बदल लिया। ई जो है वो अपनी सीट बी से बदल लिया, जहां पर ई है वहां पर बी को लाओ और जहां पर बी है वहां पर ई को लाओ, और बाकी सबका पोजीशन सेम रहेगा। यानी ए जो है वो यहीं पर रहेगा, सी जो है वो यहीं पर रहेगा, और इस तरीके से हमने व्यवस्था बना ली। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो है उनकी पुरानी सीट, और जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है वो है उनकी नई सीट, नई व्यवस्था। और हमको आंसर नई व्यवस्था को ध्यान में रख करके देना है। गलती से भी पुरानी व्यवस्था के आधार पर आंसर मत दीजिएगा, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। आते हैं प्रश्न पर, हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो डी के लेफ्ट में सी होगा। होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, मैंने डी पुराना ले लिया, जबकि अब हमको नया डी लेना है। तो नए डी के अनुसार आंसर दीजिए। तो ये रहा डी। अब डी अगर यहां बैठा है, ये है लेफ्ट, ये है राइट, और डी के लेफ्ट में कौन है, तो डी के लेफ्ट में ए होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल से गलती से भी आप पुरानी व्यवस्था मत देखिएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ये रहा सी। सी का नया पोजीशन भी वही है, पुराना पोजीशन भी वही है, और सी के लेफ्ट में कौन है, तो सी के लेफ्ट में अब व्यक्ति बदल चुका, सी के लेफ्ट में अब ई आ चुका है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। हु विल बी सिटिंग टू द ऑपोजिट ऑफ ए, ए के विपरीत कौन बैठा है। ए का नया पोजीशन ढूंढो। ए का नया पोजीशन कहां है, ये रहा ए का नया पोजीशन, और नए पोजीशन में ए के विपरीत कौन बैठा है, तो ए के विपरीत ई बैठा है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक हमारा एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, और बच्चे बड़े सा क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, पर मेरी बात याद रखिएगा कि बड़ा क्वेश्चन देख करके हमको डरना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन मतलब अधिक से अधिक जानकारी दी हुई है। तो जैसे ही क्वेश्चन बड़ा दिखे तुरंत अटैक करिए। और चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 6 बच्चों बी डी सी एम जे के को 3-3 के 2 समूहों में विभाजित किया गया है, और उन्हें 2 पंक्तियों में इस तरह खड़ा किया गया है कि एक पंक्ति का बच्चा दूसरे पंक्ति के बच्चे के ठीक सामने है। एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है और जे के दाहिने ओर है जो सी के सामने है। के डी के बाईं ओर है जो एम के सामने है। निम्नलिखित में से बच्चों का कौन सा समूह एक ही पंक्ति में है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बच्चे हैं। कौन कौन, बी डी सी एम जे, और इनको 3-3 के 2 समूहों में विभाजित किया और उन्हें 2 पंक्तियों में इस तरह खड़ा किया क्या कि एक पंक्ति का बच्चा दूसरे
पंक्ति के बच्चे के ठीक सामने खड़ा है। ये हमने दो पंक्तियों में इनका विभाजन कर दिया और हर एक पंक्ति में 3-3 बच्चे को खड़ा कर दिया और कुछ इस प्रकार खड़ा किया कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे के सामने खड़ा है, यानी आमने सामने खड़े हैं। तो 3 बच्चे यहां आएंगे, 3 बच्चे यहां आएंगे, कौन कहां आएगा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। एम जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। एम या तो इस पंक्ति में होगा, एम या तो इस पंक्ति में होगा। हमारी इच्छा हो रही है क्यों ना एम को इस पंक्ति में बना लेते हैं, तो यहां पर बना लिया हमने एम। एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो एम बीच में होगा। और आगे कह रहा है और जे के दाहिने ओर है। एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है और जहां पर भी है वो जे का दाहिना ओर है, जे का राइट है। एम अगर यहां पर है तो ये पोजीशन जे का राइट होना चाहिए। तो जे का राइट होने के लिए जे का यहां पर आना अनिवार्य है, तभी तो यहां देख रहा है तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो जे के राइट में एम है, बना लिया हमने। आगे बात कर रहे हैं और जे के दाहिने ओर है जो सी के सामने है। फिर से ये वर्ड आ गया जो, और मैंने बताया था कि ये जो वर्ड बहुत परेशान करता है, पर आपको भूलना नहीं है। जो वर्ड आए या जिसका वर्ड आए हमेशा दूसरे व्यक्ति को दर्शाता है। पहला नाम लिया इसने एम का, दूसरा नाम लिया इसने जे का, तो कौन सी के सामने है? तो जे सी के सामने है। तो यहां पर आप जो है सी को बना लेंगे, तो जे जो है वो सी के सामने हो गया। बढ़ते हैं आगे। के डी के बाईं ओर है। के जो है वो डी के बाईं ओर है। अब देखिए के और डी वो अगल बगल में है। के डी के अगर बाईं ओर में है तो इसका मतलब है के और डी अगल बगल में है, तो इसका मतलब यहां पर तो आ नहीं सकते, तो के और डी यहीं पर आएंगे। तो कहां पर आएगा के? तो के वहां पर आना चाहिए जैसे वो डी के लेफ्ट में आ सके। तो हम यहां पर बना लेते हैं डी, क्योंकि ये डी का होगा राइट, ये डी का होगा लेफ्ट, और डी के लेफ्ट में डी के बाईं ओर हम के को बैठा सकें। तो निश्चित रूप से उनके बैठने की व्यवस्था यही होगी। डी के लेफ्ट में कौन हो गया? के डी के बाईं ओर है जो एम के सामने है। तो कौन एम के सामने है? तो जो व्यक्ति, जो किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन यहां पर डी है, तो डी के सामने कौन होगा? एम होगा, और डी के सामने एम प्राप्त भी हो गया। आगे बात करते हैं और हमको कह रहा है निम्नलिखित में से, अच्छा तो कौन कौन से बच्चा था? तो बच्चे थे हमारे बी डी सी एम जे के। हमारे पास सी आ गया, डी आ गया, के आ गया, जे आ गया, एम आ गया। तो बचा कौन है? तो बचा केवल बी है, तो बना लिया बी को यहां पर। अब देखिए कौन सा समूह जो है एक ही पंक्ति में है। एम जे के है क्या? तो नहीं, एम जे बी है, तो ये तो गलत होगा। बी डी सी है क्या? ये भी गलत होगा। बी एम डी है क्या? ये भी गलत होगा। पर के डी सी ये बिल्कुल सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन और हरि ताश खेल रहे हैं। मोहन हरि के विपरीत नहीं बैठा, हरि श्याम के दाईं ओर बैठा है। तो श्याम के विपरीत कौन बैठा है? राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। और याद रखिएगा मैंने आपको आज प्रारंभ में बताया था कि जब भी लोग ताश खेलते हैं तो ताश खेलने का तरीका होता है गोल घेरे में। तो गोल घेरे में 4 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख कर बैठे होंगे और इस तरीके से 4 लोगों की व्यवस्था हमने कर ली। अब कौन कहां पर बैठा है? तो 4 व्यक्ति राम, श्याम, मोहन तथा हरि ताश खेल रहे हैं। मोहन इज नॉट सिटिंग टू द ऑपोजिट ऑफ हरि। मोहन जो है, मोहन हरि के सामने नहीं बैठा, हरि के ऑपोजिट नहीं बैठा। हरि इज सिटिंग टू द राइट ऑफ श्याम। जहां पर भी श्याम बैठा है, गोल घेरा कहीं से भी स्टार्ट करो, यहां पर स्टार्ट कर दिया। श्याम अगर यहां पर बैठा है तो ये लेफ्ट और ये राइट, और श्याम के दाईं ओर हरि इज सिटिंग टू द राइट ऑफ श्याम। राइट ऑफ श्याम में कौन है? हरि है, तो यहां पर बना दीजिए हरि को। और हरि के सामने मोहन नहीं बैठा, यानी मोहन यहां नहीं बैठ सकता, तो बना लेंगे यहां पर मोहन। और यहां अगर मोहन हो गया तो एक व्यक्ति कौन बच गया? राम बच गए। और अगर राम बच गए तो राम को यहां बना लिया। आगे देखिएगा तो हमको क्या पूछा है? देन हु इज सिटिंग टू द ऑपोजिट ऑफ श्याम। तो श्याम के ऑपोजिट में मोहन होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहन। व्यवस्था सभी बना लिया। हालांकि अगर कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है तो स्मार्टली वो ये देख सकता है कि मोहन हरि के सामने तो बैठेगा नहीं, इसका मतलब श्याम के ऑपोजिट कौन बैठेगा? तो श्याम के ऑपोजिट डेफिनेटली मोहन बैठेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा मोहन। बिना डायग्राम के भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16 और आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि भैया यहाँ से तो रैंकिंग चालू हो गया। तो आइए अब रैंकिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? रैंकिंग बहुत ही आसान टॉपिक है, बस जिन बातों का मैं आपको यहाँ पर जिक्र करूंगा, जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा, उन बातों का ख्याल रखिएगा और रैंकिंग के सारे क्वेश्चन आपसे बनते चलेंगे। देखिए क्या बता रहा है कि अगर आप किसी पंक्ति में दोनों ओर से 90वें स्थान पर हैं तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। एक पंक्ति है, इस पंक्ति में आप जो है दोनों ओर से 90वें स्थान पर हैं। कहने का मतलब लेफ्ट से भी आप 9th है, आपका नाम मैंने एक्स रख दिया, आप एक्स हैं और एक्स जो है वो लेफ्ट से भी 9th है और एक्स जो है वो राइट से भी 9th है। या ऐसा भी कह सकते थे कि टॉप से भी 9th है, बॉटम से भी 9th है और पूछ रहा है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल कितने लोग हैं, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पता चल जाए, एक व्यक्ति का दोनों ओर से, लेफ्ट से राइट से, टॉप से बॉटम से, दोनों ओर से जब आपको स्थान पता चल जाए तो दोनों रैंक को जोड़ दीजिए। 9 और 9 हो जाएगा 18 और उसमें एक घटा दीजिए, आंसर आएगा आपका 17। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 17। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दोनों ओर से जो उसका स्थान है उन दोनों को जोड़े, उसमें एक घटा दे और घटाने पर जो प्राप्त होगा वो बताएगा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। घटाया क्यों भाई? जोड़ा समझ में आ गया कि हमको लोग जोड़ने थे, पर घटाया क्यों? इसलिए घटाया क्योंकि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं वो बताने के लिए हमको हर एक व्यक्ति को एक बार गिनने की जरूरत है। अगर आप कह रहे हो कि आप पंक्ति में यहां से दोनों ओर से 90वें स्थान पर है, इसका मतलब आपके पहले कितने लोग हैं? 8 लोग। आपके बाद कितने लोग हैं? 8 लोग। 8 आपके पहले है, 8 आपके बाद है, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16। और आपका पोजीशन उनके बीच में है तो आप हो गए 17। यानी पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 17। तो जब हम पंक्ति में लोगों की संख्या गिनते हैं तो हर व्यक्ति को एक बार काउंट करते हैं, पर जब आपको गिना जा रहा है तो आपको लेफ्ट से भी गिना जा रहा है, आपको राइट से भी गिना जा रहा है। आपकी काउंटिंग 2 बार हो रही है, इसीलिए -1 करके आपकी काउंटिंग को घटाया। इसीलिए हमारे पास फिर लास्ट में कितना आया? 17 आया। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 17 होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंजना का क्रम एक कक्षा में अंजना का क्रम ऊपर से 13वां और नीचे से 23वां है। बताएं उस कक्षा में कुल कितने छात्राएं हैं। फिर से मैंने कहा, रैंकिंग के क्वेश्चन में जब भी किसी एक व्यक्ति का क्रम दोनों ओर से पता चले, टॉप से और बॉटम से या लेफ्ट से और राइट से, तो हम पंक्ति में कितने लोग हैं बहुत आसानी से बता सकते हैं। फिर से देखिएगा डायग्राम के माध्यम से, ये बना लिया अंजना का क्रम। अंजना का क्रम टॉप से, प्रारंभ से कितना है? 13वां है, 13th है। यहां पर बना लिया अंजना को। और अंजना का क्रम अंतिम से कितना है? 23वां है, 23rd है। अंजना का क्रम लास्ट से कितना है? 23rd है। तो इस तरीके से हमको ये बताना है कि अंजना का क्रम अगर प्रारंभ से 13वां, अंतिम से 23वां है तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों रैंक देखिए, प्रारंभ से 13वां, अंतिम से 23वां, दोनों को पकड़िए। 13 पकड़ा, 23 पकड़ा, दोनों को ऐड किया, 36 आया। और अंजना को 2 बार काउंट कर लिया ना, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो एक कम कर दीजिए। एक कम करने पर कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस क्लास में कुल कितने लोग हैं? तो उस क्लास में कुल 35 लोग हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा 35। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। इट इज रियलाइज्ड बाय अरुण दैट इन अ लाइन ऑफ बॉयज ही इज 12th फ्रॉम द राइट एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट। हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंक्लूडेड सो द लाइन, हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंक्लूडेड इन द लाइन सो एज टू हैव 28 बॉयज। अरुण को यह एहसास हुआ कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाएं से 12वें और बाएं से 4थे स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के शामिल किए जाने चाहिए ताकि 28 लड़के हो जाएं। अरुण को यह रियलाइज होता है कि अरुण एक लाइन में प्रारंभ से 12th है, या फिर माफ कीजिएगा, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अरुण को यह रियलाइज हुआ कि अरुण जो है
अरुण जो है वह, अरुण को यह एहसास हुआ कि लड़कों की पंक्ति में वह दाएं से 12वें स्थान पर है, वो राइट से 12th पोजीशन पर है। ये 12th पोजीशन पर कौन है? अरुण है। और चौथे स्थान पर और बाएं से चौथे स्थान पर है। तो बाएं से चौथे स्थान पर है का मतलब लेफ्ट से देखा जाए तो लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या है? 4th है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ इस पोजीशन पर, इस कंडीशन पर, तो इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो आपका आंसर होगा, दोनों रैंक को पकड़िए, 12 को पकड़ो, 4 को पकड़ो, तो 12 प्लस 4 कर दिया, कितना हो गया? 16। उसमें 1 घटा दो क्योंकि अरुण को हमने डबल काउंट कर लिया। तो इस वक्त पंक्ति में कितने लोग हैं? तो इस वक्त पंक्ति में 15 लोग हैं। कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। तो यहां पर आंसर आएगा कितना? 15। तो अभी पंक्ति में, जिस पंक्ति में अरुण दाएं से 12th है और अरुण बाएं से 4th है, उस पंक्ति में अभी कितने हैं? 15। कितने और शामिल किए जाएं कि 28 हो जाएं? तो 15 में आप क्या जोड़ोगे कि 28 हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 13। तो 13 और लड़के शामिल किए जाने चाहिए ताकि जो है पंक्ति में कुल 28 लड़के हो जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। मित्रों के एक समूह में रमन शुरुआत से 15वां और 26वें, अंत से 26वें स्थान पर है। मित्रों के दूसरे समूह में अंशुल शुरुआत से 25वें और अंत से 8वें स्थान पर है। दोनों समूहों में मिला कितने लड़के हैं? दो समूहों की बात हो रहा है, एक समूह में रमन है और दूसरे समूह में अंशुल है। तो पहले बात कर लेते हैं रमन के समूह की। तो ये रहा रमन, और रमन के बारे में क्या दिया है कि रमन शुरुआत से 15वें पोजीशन पर है। तो रमन का पोजीशन बना लिया, ये हो गया 15th, इसका रैंक हो गया 15th। और अंत से देखा जाए तो रमन का अंत से दिया है 26वां स्थान, 26। इस तरीके से रमन के इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये पता कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों रैंक को पकड़ेंगे, ऐड कर देंगे। तो 15 और 26 ऐड करने पर होगा 41, उसमें 1 घटा दो तो आएगा कितना? 40। तो रमन की पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो रमन की पंक्ति में 40 लोग हैं। आ जाते हैं दूसरी पंक्ति में, अंशुल की पंक्ति में। तो अंशुल की पंक्ति में कह रहा है कि अंशुल जो है शुरुआत से 25वें स्थान पर है। तो अंशुल प्रारंभ से 25th पोजीशन पर है। यहाँ पर बना दिया किसको? अंशुल को बना दिया। और इसी पंक्ति में अंशुल जो है अंत से 8वें स्थान पर है, तो यहाँ पर बना दिया 8वां स्थान। तो ऐसे में अंशुल की पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंशुल के दोनों रैंक को पकड़िए, जोड़ दीजिए। तो 25 प्लस 8 हो जाएगा 33, और 33 में से 1 कम कर दीजिए क्योंकि अंशुल को डबल काउंट किया, लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया, इसीलिए 1 कम किया। तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? 32। रमन वाले पंक्ति में 40 हैं, अंशुल वाले पंक्ति में टोटल कितने हैं? 32। और दोनों समूहों में मिलाकर कितने हो जाएंगे? तो दोनों समूहों में मिलाकर 40 और 32, आंसर आएगा हमारा 72। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा 6वीं में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 9वां तथा अंतिम से 14वां है। कक्षा 6वीं पास किए जाने पर अमर का क्रमांक प्रारंभ से 5वां और अंतिम से 11वां होगा। बताएं कि कितने विद्यार्थी कक्षा 6वीं में फेल हो गए। अमर के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहा है। अमर का क्रमांक कक्षा 6वीं में, यानी बात कर रहा है क्लास 6 की। ध्यान दीजिएगा, बिना डायग्राम के होगा सॉल्व। देखिएगा, क्लास 6 की बात कर रहा है। क्लास 6 में अमर जो है वो प्रारंभ से क्या है? 9वां है, 9th है, और अंतिम से क्या है? 14वां है, 14th है। ऐसे में टोटल कितने लोग हैं? तो ये हो जाएगा 23, उसमें 1 कम करो, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6वीं पास किए जाने पर, यानी बात कर रहा है क्लास 7th की, और क्लास 7th में अमर जो है प्रारंभ से 5वां है, स्टार्टिंग से 5वां है, और अंतिम से 11वां है। दोनों रैंक पता चल गया ना? तो 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। 16 में 1 कम कर दीजिए, आ जाएगा 15। यानी कि कक्षा
सिक्स्थ में टोटल थे 22 लोग, कक्षा 7th में कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये घटा, तो घटा क्यों, कमी आई तो आई क्यों, 7 लोग कम क्यों हुए, तो 7 लोग इसलिए कम हुए क्योंकि वो फेल हो गए। तो कितने लोग कक्षा 6वीं में फेल हो गए, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पर और मोहन है, दाईं ओर से 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 18वें स्थान पर कबीर है। बताएं कि मोहन से दाईं ओर उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो यहां पर हमको अगर हम देखें क्वेश्चन को, तो मोहन के बारे में जानकारी केवल बाईं ओर से है, जबकि कबीर के बारे में देखा जाए तो दाईं ओर से भी और बाईं ओर से भी जानकारी है। और यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये बना लिया कबीर, और कबीर के बारे में बाईं ओर से भी जानकारी है, कबीर के बारे में दाईं ओर से भी जानकारी है। कबीर के बारे में कह रहा है बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, कबीर जो है वो 18th है लेफ्ट से, और कबीर जो है वो राइट से कौन से पोजीशन पर है, तो 12th पोजीशन पर है राइट से। और इस तरीके से अब मैं बता सकता हूं कि इस पंक्ति में टोटल कितने होंगे, तो 18 और 12 जोड़ दो, तो 18 और 12 जोड़ दो, ये हो गया कितना 30, उसमें एक कम कर दो तो आ गया कितना 29, यानी कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 29 लोग हैं। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 29 लोग हैं। और इसी पंक्ति में हमको कह रहा है कि मोहन जो है वो 13th है, इसी पंक्ति में मोहन जो है वो लेफ्ट से 13th है। तो देखिएगा मोहन अगर लेफ्ट से 13 है, यहां बना लिया मोहन, मोहन लेफ्ट से 13th है, यानी मोहन के पहले कितने लोग हैं, 12। तो मोहन के पहले कितने लोग हुए, 12। इस पंक्ति में 29 लोग हैं, ध्यान से समझिएगा, पंक्ति में 29 लोग हैं, मोहन से पहले 12, मोहन को मिला के हो गए 13, तो बचे कितने, 16। 16 लोग कौन होंगे, तो जो मोहन के बाद है। हमसे क्या पूछा, टेल हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन दैट रो टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन के दाईं ओर उस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो मोहन के दाईं ओर उस पंक्ति में 16 लोग होंगे। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर दे दिया। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों की कक्षा के एक टेस्ट में एक छात्र 20वें स्थान पर आया, पर बताया नहीं है प्रारंभ से कि अंतिम से। उसका स्थान निम्नतम स्थान से कितना ऊपर था। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा के एक टेस्ट में, टेस्ट की बात कर रहा है ना, तो टेस्ट में तो बाय डिफॉल्ट जो रैंक दिया जाता है वो प्रारंभ से ही दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं बच्चे का नाम है एक्स, एक्स जो है वो प्रारंभ से 20वें स्थान पर है। अगर ये प्रारंभ से 20वें स्थान पर है तो ये इसका स्थान अंतिम से कितना ऊपर होगा, ये हमसे पूछा है। ये भी बता दिया कि इस पूरे क्लास में कितने लोग हैं, तो इस पूरे क्लास में 50 लोग हैं। कितने लोग हैं, 50 लोग हैं। तो अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ध्यान दीजिए, ये 20वें स्थान पर आया, इसका मतलब है इसके पहले कितने लोग हैं, तो इसके पहले 19 लोग हैं। 19 इसके पहले हैं, उसको जोड़ के हो गए कितने, 20। टोटल हैं 50, 20 यहां तक हुए तो बचे कितने, 30, वो उसके बाद होंगे। तो अब अगर हम देखें तो x के बाद कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। x कितने रैंक ऊपर है, तो जितने लोगों से वो आगे है उतना रैंक वो ऊपर है। तो x का स्थान, उसका स्थान निम्नतम स्थान से कितना ऊपर था, x कितने लोगों से ऊपर है, x 30 लोगों से ऊपर है। x निम्नतम स्थान से कितने ऊपर है, तो x जो है वो 30 स्थान ऊपर है। करेक्ट आंसर होगा इसका 30। देखो कितने स्थान ऊपर बोला ना, तो जितने लोगों से वो ऊपर है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, इसका करेक्ट आंसर 30 होगा। वो 30 स्थान ऊपर है। अगर हमको पूछता कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, तो स्थान के केस में हम कहते कि वो 31वां होगा। 30 लोग उसके बाद हैं, वो 31वां होगा। पर हमको पूछा कितने स्थान ऊपर है, तो 30 स्थान ऊपर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। बताएं उसका स्थान अंतिम से
ये क्या होगा? तो ये डेफिनेट सी बात है, ये प्रारंभ का स्थान हो गया। तो बात कर रहा है यहाँ पे किसकी? मेघा की। तो ये हो गई मेघा, और मेघा के बारे में जानकारी दी हुई है कि मेघा का स्थान 21वां है। तो 21 हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं और लास्ट से क्या होगा ये हमको बताना है। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि इस क्लास में कितने लोग हैं? 51 लोग हैं। तो 51 विद्यार्थियों के बीच मेघा का स्थान 21वां है, यानी मेघा के पहले कितने लोग हैं? 20 लोग हैं। 20 मेघा के पहले, मेघा को मिला के हो गए 21, 51 तो टोटल हैं, तो बचे कितने? 30। मेघा के बाद कितने लोग होंगे? 30 लोग। मेघा के पहले कितने होंगे? 20। टोटल हो गए कितने? 20 और 30 50, और मेघा को मिला के 51। तो व्हाट विल बी हर रैंक फ्रॉम लास्ट? मेघा के बाद 30 लोग हैं, तो मेघा हो जाएगी 31वीं। 31st हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, सीता हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड लीना हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन सीता बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। डिटरमाइन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दिस क्यू। बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि सीता जो कि 10th फ्रॉम लेफ्ट है, लड़कियों की एक कतार में दो लोगों की बात किया। एक बात किया सीता की, जो कि लेफ्ट से क्या है? 10th पोजीशन पर है। सीता जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, और लीना जो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। लीना जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। इस प्रकार हमने 9वां स्थान लीना का बना लिया। आगे कह रहा है इंटरचेंज देयर पोजीशन। इंटरचेंज का मतलब सीता के स्थान पर अब लीना आ गई, यानी अब लीना हो गई बाईं ओर से 10वें स्थान पर, और लीना के स्थान पर अब सीता आ गई, यानी अब सीता हो गई दाईं ओर से 9वें स्थान पर। ठीक, इनका पुराना आप भूल जाइए, इनका पोजीशन पुराना भूल जाइए। अब लीना जो है वो लेफ्ट से 10th है, और सीता जो है वो राइट से 9th है। अच्छा, जब ये अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेती हैं तो सीता बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, और यही सीता जो है वो अब नए पोजीशन में जाने पर लेफ्ट साइड से कितनी हो गई? 15th हो गई। तो हमको बताना है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो अब अगर आप ध्यान दें तो सीता एक ऐसी बच्ची है या एक ऐसी लड़की है जिसका पोजीशन अब हमको दोनों साइड से पता चल गया, लेफ्ट से पता चल गया, राइट से पता चल गया। तो दोनों पोजीशन को 9th पोजीशन और 15th पोजीशन दोनों को जोड़ दें, उसमें एक घटा दें, तो आएगा आंसर हमारा 23। यानी इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, कितनी लड़कियां हैं? तो पंक्ति थी लड़कियों की, कुल कितने हैं? 23 लड़कियां हैं। तो इस पंक्ति में कुल 23 लड़कियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों के किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। छात्रों की एक कतार है और इस कतार में अनिल है, इस कतार में अनिल है, और अनिल जो है वो बाएं से 17th पोजीशन पर है, और बिंदु जो है वो दाएं से 8th पोजीशन पर है। यहां पर कौन है? बिंदु है। बिंदु जो है वो दाएं से 8th पोजीशन पर है। और यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, यानी अनिल के स्थान पर कौन आ जाएगा? बिंदु आ जाएगा, और बिंदु के स्थान पर अनिल आ जाएगा। ये लोग अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो बिंदु बाईं ओर से 17वें स्थान पर हो जाता है। ऐसा करने पर बिंदु जो है वो बाईं ओर से लेफ्ट से 17th पोजीशन पर आ जाता है। बताएं कि कतार में कितने छात्र हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बिंदु का पोजीशन हमको सिर्फ लेफ्ट से पता है, अनिल का पोजीशन सिर्फ राइट से पता है। ऐसे में किसी भी विद्यार्थी का दोनों ओर से हमको पोजीशन नहीं पता। ऐसा भी नहीं बताया कि अनिल और बिंदु अगल बगल बैठे हैं या इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा है, कोई भी नहीं बैठा है। इसीलिए ये बताना कि पंक्ति में अब कितने लोग हैं ये हमारे लिए असंभव है। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसे प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति का दोनों ओर से हमको स्थान नहीं बताया है। इसीलिए हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 छात्रों की कक्षा में, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी है, कमल एक लड़का शीर्ष से 17वें स्थान पर है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, बॉयज जो हैं वो क्या दिए, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दोगुनी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं गर्ल्स, और गर्ल्स क्या हैं, ट्वाइस बॉयज हैं। साथ ही साथ हमको ये भी बता दिया कि गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों मिलाकर कितनी हैं, 60 हैं। तो ऐसे में यहां पर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स बॉयज प्लस बॉयज इक्वल्स टू 60। तो यहां से बॉयज की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20, और अगर बॉयज की वैल्यू 20 आई तो हम कह सकते हैं गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 40। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। लड़कों से 2 गुना है ना लड़कियां। आगे, कमल एक लड़का है, कमल एक लड़का है जो शीर्ष से 17वें स्थान पर है। पोजीशन बताया है हमको यहाँ पर कमल की, जो कमल जो है वो शीर्ष से 17वें स्थान पर है। कमल एक लड़का है, कमल इज अ बॉय, और कमल जो है, बी इसलिए लिखा बॉय है, और कमल जो है वो शीर्ष से 17वें स्थान पर है। टोटल कितने लोग हैं, 60 लोग हैं। और यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, मतलब पंक्ति में देखा जाए तो कमल के पहले तो 16 लोग हैं। इन 16 लोगों में देखा जाए तो कितनी लड़कियां हैं, तो 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स हैं। अगर 9 गर्ल्स हैं, 16 में 9 लड़कियां हैं, तो डेफिनेट सी बात है 7 लड़के होंगे, तभी तो 9 और 7 16 हो पाएगा ना। कमल के पहले कितने लोग हैं, 16 लोग हैं। कमल के पहले कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। तो जो बचे हुए होंगे वो कौन होंगे, तो वो लड़के होंगे, 7 लड़के होंगे। ऐसे में हमको पूछ रहा है यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या क्या है, तो उसके बाद में लड़कों की संख्या क्या है, कमल के बाद कितने लड़के होंगे। तो कमल देखिए, पहले तो टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल होने वाले हैं आपके 60 लोगों की कक्षा है क्योंकि, और कमल का रैंक अगर प्रारंभ से 17वां है, उसके पहले 16 लोग हैं, कमल को मिला के हो गए 17, तो बचे कितने, 43 लोग। कितने लोग बचे, 43 हो जाएंगे। तभी तो देखिएगा 16 और 43 हो जाएगा 59, और एक कमल को मिला के हो जाएगा कितना, 60। तो उसके बाद में कितने लोग हैं, 43 लोग हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 43 हैं। 9 लड़कियां आ चुकी, 9 लड़कियां आ चुकी, लड़कियों की संख्या है 40, 9 लड़कियां पहले हैं, तो बची कितनी, 31 लड़कियां। तो 9 और 31 तभी तो 40 होगा ना। तो लड़कियों में 40 लड़कियों में 9 लड़कियां पहले आ गई, तो बची हुई लड़कियां 31 लड़कियां उसके बाद आएंगी। और 43 में अगर 31 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो कमल के बाद कितने लड़के हुए, 12 लड़के हुए। तो हमसे पूछा यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या क्या है, तो कमल के बाद के रैंक में लड़कों की संख्या 12 है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जयेश रमेश से लंबा है और रमेश जो कि नंदू से छोटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है। नंदू जयेश से छोटा है, इनमें सबसे लंबा कौन है। बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही सिंबल का प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार के सिंबल्स की मैं बात कर रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। जयेश रमेश से लंबा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि जयेश की हाइट बड़ी है किससे, रमेश से। मैं यहां पर जयेश ग्रेटर देन रमेश यूज किया। जो कि नंदू से छोटा है, तो जो शब्द हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, तो जो कि नंदू से छोटा है, तो कौन नंदू से छोटा है, तो सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो रमेश जो है वो नंदू से छोटा है। रमेश नंदू से छोटा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि नंदू रमेश से बड़ा है। तो बस अब हम यही सिंबल यूज करेंगे, हर जगह ग्रेटर देन यूज करने का प्रयास करेंगे। तो नंदू इज ग्रेटर देन रमेश।
नंदू इज ग्रेटर देन रमेश। फिर से देखिएगा, जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से छोटा है, तो जयेश जो है वो रमेश से लंबा है जो कि नंदू से छोटा है, तो रमेश जो है वो नंदू से छोटा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सतीश विनोद से लंबा है, यानी कि सतीश इज ग्रेटर देन विनोद। यहां पर तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। आगे बात करते हैं, लेकिन रमेश से छोटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है, इसका मतलब रमेश यहां पर लंबा है किससे? सतीश से। रमेश यहां पर लंबा है किससे? सतीश से। नंदू जयेश से छोटा है, यानी कि जयेश बड़ा है किससे? नंदू से। जयेश बड़ा है किससे? नंदू से। और ठीक इस तरह से हमने सभी के रिलेशन को बना लिया। आइए अब हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष का मतलब इन सभी को एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी को अगर हम एक लाइन में रिप्रेजेंट करें तो देखिएगा, हम कोई भी नाम से स्टार्ट करते हैं। लेट से हमने रमेश चालू कर दिया, क्योंकि हमने हर जगह ग्रेटर देन साइन यूज किया है तो इसके दोनों तरफ ग्रेटर देन साइन लगा लिया। अब रमेश से कौन कौन बड़ा है? तो रमेश से बड़ा है जयेश और नंदू, और जयेश और नंदू में कौन बड़ा है? नंदू बड़ा है। तो हम कहेंगे नंदू बड़ा है रमेश से, और नंदू से बड़ा कौन है? तो नंदू से बड़ा है जयेश। तो यहां पर हम लिख लेंगे जयेश। अब रमेश किससे बड़ा है? तो रमेश बड़ा है किससे? सतीश से। तो रमेश बड़ा हो गया सतीश से। सतीश किससे बड़ा है? तो सतीश बड़ा है किससे? विनोद से। तो यहां पर आ गया विनोद। और इस तरीके से हमने जो है निष्कर्ष निकाल लिया, और निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, जयेश कितने लोगों से बड़ा है, नंदू कितने लोगों से बड़ा है, कितने लोगों से छोटा है। सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अब हम दे सकते हैं। और अब अगर हम देखें तो हु इज टॉलेस्ट अमंग देम, तो जयेश इज टॉलेस्ट अमंग देम। जयेश सबसे बड़ा होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। Either A and B are of the same age or A is older than B. Either C and D are of the same age or D is older than C. B is older than C. Which one of the following conclusion can be drawn from the above statement? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखा जाए तो तीन कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथन पर हम ध्यान देते हैं। Either A and B are of the same age और A is older than B. या तो A जो है बड़ा है किससे? B से, या तो उनकी एज क्या है? बराबर है। Either C and D are of the same age और D is older than C. तो D is older than C, या दोनों की एज जो है वो बराबर है। और B is definitely greater than C. B is older than C, तो B is greater than C. आइए इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो A is greater than or equal to B. B is definitely greater than C. और C जो है वो या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा D के। ये हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया, और इसी के आधार पर हमको दिए गए विकल्पों का चुनाव करना है। ए बी से बड़ा है। क्या ए बी से बड़ा है? तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है। इसीलिए हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ए इज ओल्डर देन बी। बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। अगर आप देखें तो बी से डी जाना है, बी से हमको डी जाना है, और सिंबल्स यहां पर बदल गए हैं। तो ऐसे में हम बी और डी के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी सिंबल्स बदल जाते हैं ना तो हम रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज हम ये नहीं बता पाएंगे। आगे, डी इज ओल्डर देन सी। डी इज ओल्डर देन सी। डी या तो सी से बड़ा है या उसके बराबर है। इसीलिए ये कहना कि डी इज ओल्डर देन सी हम ये भी डेफिनेटली नहीं कह सकते। बी को भी काट दीजिएगा। आते हैं लास्ट ऑप्शन पर, ए इज ओल्डर देन सी। ए इज डेफिनेटली ओल्डर देन सी, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो बी सी से बड़ा है। ए और बी अगर बराबर भी हो जाते हैं तो ए बड़ा हो जाएगा किससे? सी से। और अगर ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो निश्चित रूप से ए बड़ा हो जाएगा सी से। तो डेफिनेटली हम ऑप्शन नंबर डी के बारे में ही बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम जितना तेज नहीं। करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव जितना तेज नहीं।
नहीं और सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो हमने अभी अभी 2 प्रश्न किए हैं, इसी आधार पर आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और आप जो भी आंसर लेकर के आते हैं कमेंट बॉक्स में अपने आंसर छोड़िएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आकर के आपको बताऊंगा क्या आपने जो सॉल्व किया है वो सही है कि गलत है। तो ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, आपका टास्क है। हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन में। प्रथम तल से द्वितीय तल पर जाने के लिए 6 सीढ़ियां हैं। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही सीढ़ी पर खड़े नहीं हो सकते। आर पी से 2 सीढ़ियां ऊपर है, क्यू एस से 1 सीढ़ी ऊपर है, आर एस से 2 सीढ़ियां नीचे है। यदि पी पहली सीढ़ी पर है तो क्यू कौन सी सीढ़ी पर होगा। ध्यान दीजिए, प्रथम तल से द्वितीय तल पर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर से कहां जाना है हमको, सेकंड फ्लोर पर जाना है। और जाने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं, 6 सीढ़ियां। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए 6 सीढ़ियां हैं। और हमको एक लाइन और बताया है कि यदि P पहली सीढ़ी पर, लास्ट में देखें तो P जो है वो पहली सीढ़ी पर है, तो यहां पर हमने बना लिया किसको, P को। P हमारा पहली सीढ़ी पर है और हमको पूछ रहा है कि Q कौन सी सीढ़ी पर है। देखो दी गई जानकारी में क्या दिया है कि R जो है वो P से 2 सीढ़ियां ऊपर है, R जो है वो P से 2 सीढ़ियां ऊपर है, तो ये है P 1 सीढ़ी ऊपर, ये 2 सीढ़ी ऊपर, तो यहां पर कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। तो R P से 2 सीढ़ियां ऊपर है। आगे कह रहा है Q S से 1 सीढ़ी ऊपर है, ना तो Q के बारे में जानकारी ना तो S के बारे में। पढ़ते हैं आगे, R S से 2 सीढ़ियां नीचे है। R जो है वो S से 2 सीढ़ियां नीचे है। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि S जो है वो R से 2 सीढ़ियां ऊपर है। तो यहां पर R है, ये हो जाएगा 1 सीढ़ी ऊपर, ये हो जाएगा 2 सीढ़ी ऊपर, तो यहां पर कौन है, S है। S जो है वो R से 2 सीढ़ियां ऊपर है। हमको दिया था R जो है वो S से 2 सीढ़ियां नीचे है। तो आगे, और इसके पहले हमको ये बता दिया है कि Q जो है वो S से 1 सीढ़ी ऊपर है, तो यहां पर बना लेंगे Q। इसी के साथ ही हमने बता दिया कि Q कौन सी सीढ़ी पर है। यहां पर चौथी सीढ़ी पर कौन है हम नहीं कह सकते, दूसरी सीढ़ी पर कौन है ये हम नहीं कह सकते। हालांकि हमको तो प्रश्न पूछा है Q के बारे में, Q कौन सी सीढ़ी पर है, तो Q कौन सी सीढ़ी पर है, तो Q जो है वो 6वीं सीढ़ी पर है। और इसी के साथ ही हमने हमारे सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। रीजनिंग की इस श्रृंखला में अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है ब्लड रिलेशन। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।